नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और आप देख रहे हैं NH24/7। तो चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं जो कि डोंगरगढ़ से आ रही है। आपको बता दें, जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज ने त्यागा शरीर। चंद्रगिरी तीर्थ में देर रात 2:35 पर समाधि ली। चंद्रगिरी तीर्थ में 3 दिन उपवास के बाद त्यागा शरीर। 4 नवंबर 2023 को पीएम मोदी ने किए थे जैन मुनि के दर्शन। तो चंद्रगिरी तीर्थ में देर रात 2:35 पर समाधि ली है। चंद्रगिरी तीर्थ में 3 दिन उपवास के बाद शरीर त्यागा है। जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज ने त्यागा शरीर। बड़ी खबर है, चंद्रगिरी तीर्थ में देर रात 2:35 पर उन्होंने शरीर त्यागा है। उन्होंने समाधि ले ली है। जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज ने चंद्रगिरी तीर्थ में देर रात 2:35 पर समाधि ली है। चंद्रगिरी तीर्थ में 3 दिन उपवास के बाद उन्होंने शरीर त्याग दिया है। जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज ने यहाँ पर अपना शरीर त्याग दिया है। आपको बता दें, 4 नवंबर 2023 को पीएम मोदी ने जैन मुनि के दर्शन किए थे। बड़ी खबर आपको डोंगरगढ़ से बता रहे हैं, जहां जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज ने शरीर त्याग दिया है। चंद्रगिरी तीर्थ में देर रात 2:35 पर समाधि ली। चंद्रगिरी तीर्थ में 3 दिन उपवास के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया है। 4 नवंबर 2023 को पीएम मोदी ने जैन मुनि के दर्शन किए थे। तो बड़ी खबर डोंगरगढ़ से आपको एक बार फिर से बता दें, जहां पर चंद्रगिरी तीर्थ में 3 दिन उपवास के बाद उन्होंने शरीर त्याग दिया है। जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज ने शरीर त्यागा है। चंद्रगिरी तीर्थ में देर रात 2:35 पर समाधि ली है। चंद्रगिरी तीर्थ में 3 दिन उपवास के बाद शरीर त्यागा है। जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज ने शरीर त्याग दिया है। बड़ी खबर है, चंद्रगिरी तीर्थ में देर रात 2:35 पर उन्होंने समाधि ली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राजा, आपसे जानना चाहेंगे कि जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज ने शरीर त्याग दिया है, क्या कुछ जानकारी? जी जी, वो 3 दिन, वो कुछ दिनों से आचार्य श्री जो है वो अस्वस्थ चल रहे थे और 3 दिनों से उन्हें आहार विहार सब बंद कर चुके थे। और कल रात करीब 2:30 बजे उन्होंने शरीर त्याग कर दिए। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या जैन समाज के लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका है? क्या कुछ वहां पर का भी माहौल देखने को मिल रहा है? आज से ही इतना लोगों में काफी भीड़ और लोगों का तांता उमड़ पड़ा है कि वहाँ पैर रखने को भी जगह नहीं है। भारी संख्या में लोग आ चुके हैं वहाँ। जी जी बिल्कुल राजा, अपनी नजर बनाए रखिए। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले फंडिंग क्राइसिस से जूझ रही कांग्रेस का बैंक खाता आयकर विभाग ने फ्रीज कर दिया है। ऐसा आईटी रिटर्न में देरी करने की वजह से किया गया है। इसे लेकर कांग्रेस ने पूरे देश में प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ में 19 फरवरी को प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि बाद में कांग्रेस को मोहलत देने की भी खबर आई है। देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस फंड क्राइसिस से जूझ रही है। क्राउड फंडिंग के जरिए कांग्रेस लगातार पैसा जुटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस को तब करारा झटका लगा जब उसके बैंक खातों को ही फ्रीज कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ ही युवा कांग्रेस का बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर दिया गया। हालांकि बाद में बैंक खाते के बहाल होने की जानकारी भी सामने आई। दरअसल कांग्रेस का बैंक अकाउंट 2018-19 के आईटी रिटर्न में 45 दिन की देरी की वजह से फ्रीज किया गया। कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने दावा किया कि कांग्रेस का बैंक अकाउंट नहीं बल्कि लोकतंत्र को ही फ्रीज कर दिया गया है। यूं तो कांग्रेस का बैंक खाता बहाल कर दिया गया, लेकिन इसे लेकर देश भर में जमकर बवाल मचा।
कांग्रेस ने पूरे देश में आयकर दफ्तर के सामने प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया। छत्तीसगढ़ में भी 19 फरवरी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आयकर दफ्तर के सामने प्रदर्शन का ऐलान किया है। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर तीखे आरोप लगाए। दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, कांग्रेस इस देश में भ्रष्टाचार की जननी है। भ्रष्टाचार की जननी को समाप्त करना देश में सबसे ज्यादा जरूरी है। राष्ट्रीय स्तर पे अभी अजय माकन जी हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस के और युवा कांग्रेस के जो बैंक खाते हैं उसको सीज कर दिया गया। जो अभी क्राउड फंडिंग कर रहे थे उसके भी चेक जमा नहीं किया जा रहा है। ये सीधा सीधा ये है कि लोकतंत्र पे हमला है। बौखलाहट में दिखाई दे रही है केंद्र की सरकार और इस प्रकार से इस कृत्य कर रहे हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। अब कांग्रेस तो इस देश में भ्रष्टाचार की जननी है और भ्रष्टाचार की जननी जो है, मोदी जी ने कहा है ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, और इसलिए भ्रष्टाचार की जननी को ही समाप्त करना इस देश में सबसे ज्यादा जरूरी है। कांग्रेस एक तरफ क्राउड फंडिंग के जरिए पैसे जुटाने की कोशिशों में लगी है, दूसरी तरफ पार्टी के बैंक खाते ही सीज किए जा रहे हैं। ऐसे में इसे लेकर सियासी बवाल भले मचा हो, लेकिन ऐन चुनाव से पहले बैंक खातों को फ्रीज करने की घटना ने कांग्रेस के दिग्गजों और रणनीतिकारों की चिंता बढ़ा दी है। रायपुर से INH 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। और इधर छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ आक्रामक रणनीति अपनाकर इसके खात्मे का अपना इरादा जाहिर कर दिया है। यही वजह है कि नक्सलियों के आधार क्षेत्र में सरकार कैंप खुलवा रही है। नया कैंप दुर्दर्त नक्सली हिडमा के गांव में खुला है। आपको बता दें, मकसद नक्सलियों से पीछे ढकेलना है। देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश में सरकार बदलते ही सत्तासीन भाजपा सरकार नक्सलियों के खिलाफ आर पार की रणनीति के तहत काम कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा भी इस बात का पहले ही संकेत दे चुके हैं और शायद यही वजह है कि नक्सलियों को कमजोर करने के लिए उनके आधार क्षेत्र में तेजी से कैंप खोले जा रहे हैं। दूसरी तरफ अपने आधार क्षेत्र में फोर्स के बढ़ते दखल को देखते हुए नक्सली भी अपने अस्तित्व को बचाने में लगे हैं। सरकार की इसी रणनीति के तहत 2 दिनों में सुरक्षा बल के जवानों ने मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर हिडमा और नए बटालियन चीफ बारसे देवा के गांव पुवर्ती में कैंप खोल दिया। इरादा नक्सलियों के आधार वाले इलाके को अपने कब्जे में लेना है। कौन है हिडमा? नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का मेंबर है हिडमा। नक्सली संगठन में रहा है कई पदों पर काबिज। हिडमा पुवर्ती गांव का है रहने वाला। नया बटालियन चीफ बारसे देवा भी पुवर्ती का है। हिडमा 2001 से नक्सलियों से जुड़कर काम कर रहा है। वो बेहद चतुर, तेज और क्रूर माना जाता है। 2004 से वो 27 से अधिक हमलों का नेतृत्व कर चुका है। 2013 के जीरम हमले में भी वो शामिल था। हमले में कई कांग्रेस नेताओं की शहादत हुई थी। 2017 के बुरकापाल हमले में था शामिल। 24 जवान हुए थे शहीद। ताड़मेटला हमले में शामिल सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए थे। 4 स्तरीय सुरक्षा घेरे में चलता है हिडमा। 5 फीट 6 इंच लंबा है हिडमा। नई तस्वीर आई है सामने। हिडमा पर 50 लाख रुपए का है इनाम घोषित। साय सरकार का इरादा छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के खात्मे का है। इसी प्रयास में सरकार आक्रामक रणनीति के अलावा नक्सलियों से बातचीत का इरादा भी जता रही है। नक्सलियों ने भी सशर्त बातचीत पर सहमति जताई है। इस पर आगे क्या होगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन बरसों से नक्सलवाद का दंश झेल रहे छत्तीसगढ़ को इससे निजात मिल जाए, यही सब चाहते हैं। बीजापुर से INH 24/7 के लिए गणेश मिश्रा की रिपोर्ट। और आगे बढ़ते आपको बता दें, पीएम मोदी भिलाई में नवनिर्मित IIT का लोकार्पण 20 फरवरी को करेंगे। केंद्रीय शिक्षा विभाग के
इसकी डेट कंफर्म कर दिया है। आपको बता दें, इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय समेत मंत्री और बड़े नेता आईआईटी परिसर में मौजूद रहेंगे। शिक्षा विभाग के सचिव संजय मूर्ति ने 15 फरवरी को आईआईटी भिलाई को इस संबंध में पत्र जारी किया है। पत्र में बताया गया है कि 20 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आईआईटी भिलाई का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। बता दें कि आईआईटी भिलाई 358 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। वहीं 879.22 करोड़ की लागत से बिल्डिंग का निर्माण हुआ है। आदरणीय मोदी जी ने इसका शिलान्यास रखा था। भिलाई को उसी दिन वो सौगात मिल गई थी और बिल्डिंग बनना ही था। आज यहाँ क्लासेस भी लग रही है और भिलाई में जो उद्घाटन करेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो ये भिलाई के लिए बड़ा सौगात है। और चलिए आगे बढ़ते, आपको बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा में पूर्व मंत्री और कुरुद विधायक अजय चंद्राकर ने शुक्रवार को विधानसभा में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर एक अशासकीय संकल्प पेश किया, जो कि विधानसभा में पारित हो गया है। अब जल्द ही प्रदेश में पहले संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हो सकेगी। रायपुर स्थित संस्कृत महाविद्यालय छत्तीसगढ़ का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय कहलाएगा। वहीं भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय खुलने से सनातन के अध्ययन को एक नई दिशा मिलेगी। सनातन को आगे बढ़ाने की दिशा के लिए मेरे द्वारा लाया गया अशासकीय संकल्प सर्वसम्मति से पारित करने के इस निर्णय के लिए सदन के सभी सदस्यों, शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और विष्णुदेव साय सरकार को बधाई देता हूँ। शासकीय संकल्प को आप सबने सुना है। आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है। 18 राज्यों में संस्कृत विश्वविद्यालय है, पर संस्कृति मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने सिर्फ संस्कृत ही नहीं वरन संस्कृत के अन्य विषय हैं और भी जो तुलनात्मक धर्म दर्शन के विषय हैं उनको समाहित करते हुए एक विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है। और छत्तीसगढ़ में इस विश्वविद्यालय के आने से जो दुनिया में लहर है सनातन के बारे में जानने की, और जो लोग अपने संस्कृति से कट रहे हैं वो गैप फिलिंग होगी और सनातन के अध्ययन को एक नई दिशा छत्तीसगढ़ में भी मिलेगी। इसके लिए मैं विष्णुदेव सरकार को और विशेष तौर पर बृजमोहन अग्रवाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विपक्ष को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण संकल्प को सर्वसम्मति से पारित किया। और इधर छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने न्योता भोजन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसी भी स्कूल में लोग अपने जन्मदिन और शादी के वर्षगांठ समेत अन्य अवसरों को मना सकेंगे। शनिवार को रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने इसकी शुरुआत की है। उन्होंने धर्मपुरा स्कूल में बच्चों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है। साथ ही बच्चों को पौष्टिक आहार परोसकर योजना की शुरुआत की है। उन्होंने बच्चों के साथ बैठकर भोजन भी ग्रहण किया। कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने कहा कि इस योजना से कुपोषण जैसी समस्या से लड़ने में मदद मिलेगी। साथ ही जन भागीदारी भी सुनिश्चित हो सकेगी। बच्चों को पौष्टिक आहार मिल सकेगा। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर तय किया जाएगा, वहीं जिसमें लोग संपर्क कर अपने खास अवसरों पर बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ में न्योता भोजन योजना की अभियान की शुरुआत की गई है। देखा जा सकता है धर्मपुरा का ये स्कूल है जहां पर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने अपना जन्मदिन मनाया और बच्चों के साथ उन्होंने बेहद खास अंदाज में जन्मदिन मनाया। बच्चों को भोजन भी परोसा, पौष्टिक आहार जो है वो देखा जा सकता है, केक जो है वो परोसा जा रहा है। जिला प्रशासन के तमाम अधिकारीगण जो है वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और कलेक्टर गौरव कुमार सिंह बच्चों के साथ बैठकर भोजन भी ग्रहण कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने बच्चों को पौष्टिक आहार परोसा भी था। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत ये प्रयास है राज्य सरकार का कि बच्चों को पोषण आहार मिल सके, बच्चे जो हैं वो पौष्टिक आहारों का ले सके। तो इसके लिए आज यहाँ पर देखा जा सकता है कि कलेक्टर जो है वो उन्होंने अपना जन्मदिन बेहद खास अंदाज में मनाया है। उनके साथ प्रशासन के अन्य जो अधिकारीगण हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और जो तमाम जिला प्रशासन के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सीधे उनसे जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर इस योजना का क्या उद्देश्य है। कलेक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज आपने जन्मदिन मनाया, आपको बहुत शुभकामनाएं भी। सर, क्या उद्देश्य है इस योजना का? उसके लिए धन्यवाद। उद्देश्य यही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सभी की इच्छा है कि जो हमारा एमडीएम का कार्यक्रम है उसमें सामाजिक सहभागिता बढ़े, पोषण का स्तर बच्चों का और कैसे बढ़े, इसलिए लगातार लोगों की सहभागिता बढ़ानी है। आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं जिले के सभी सक्षम लोगों से निवेदन करूंगा कि आपके जीवन में कोई भी तिथि जो महत्वपूर्ण है वो इन परिवारों के साथ, इन स्कूलों के साथ बिताएं
किसी भी भूमिका में इनके साथ जुड़ें और हम जिले पर ऐसी व्यवस्था करेंगे कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो किस विद्यालय के साथ आप जुड़ना चाहते हैं वहाँ पर आपका कोऑर्डिनेशन हो जाए, वो व्यवस्था हम जिला स्तर पर करेंगे। एसपी साहब भी सर इस योजना से कैसे लाभ मिल पाएगा बच्चों को? देखिए, ये बच्चों से कनेक्ट करने का और उनको सुपोषण भोजन उपलब्ध कराने के लिए बहुत अच्छी योजना है और इसमें आज हम लोग भी आने का मौका मिला है। एक बच्चों में भी काफ़ी उत्साह है, उनको भी लग रहा है बड़े अधिकारी उनके बीच है और उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। और इधर सीएम विष्णुदेव साय की सरकार नक्सलियों से बातचीत के लिए तैयार हो गई है। आपको बता दें, नक्सलियों ने भी सरकार से बातचीत के लिए कई शर्तों के साथ एक प्रेस नोट जारी किया है। ऐसे में बस्तर में काम कर रहे समाज सेवकों ने नक्सलियों के पहल की जमकर तारीफ की है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोढ़ी ने कहा है कि अगर इस वार्ता के लिए जरूरत पड़ी तो वे बस्तर के आदिवासी, ग्रामीण और बुद्धिजीवी लोगों से मिलकर नक्सलियों से जरूर बात करेंगी। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता बोलिया आपको बता दें, बेला भाटिया ने बताया है कि बंदूक से बस्तर में शांति बहाली नहीं हो सकती है। अगर सरकार चाहे तो नक्सलियों के साथ एक सार्थक चर्चा हो सकती है। जो जारी हुआ मैंने पढ़ा भी नहीं है, लेकिन आप लोग जो बता रहे हो वो भी सत्यता हो सकती है। अगर नक्सल और बातचीत कर लेगी सरकार के बीच में तो पूरी लड़ाई खत्म हो गई तो फिर हम लोग खुशियां मनाएंगे, क्योंकि कुछ नहीं होगा। कि अगर वो डायरेक्ट बात हो रही है तो उनकी बातचीत होने दीजिए, उसके बाद हम तय करेंगे कि हम हमारी जो सामाजिक रूप से हम आदिवासी के रूप में हमको इस पर क्या करना चाहिए। मैं एक व्यक्ति की तरह मैं शुरू से ये बोलती आई हूँ कि बात करिए, हाँ सीधे हम बंदूक की भाषा ही नहीं बोले। मैं कई बार मैं सरकार से भी अपील कर चुकी हूँ और माओवादियों से भी मैं अपील कर चुकी हूँ कि बंदूक का रास्ता ठीक नहीं है। हमारा एक संविधान है, हमारा एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हम सभी नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से भी लड़ाई और संघर्ष लड़ सकते हैं। और बात करें रायगढ़ की, जहां रायगढ़ में शनिवार को सीएम विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय ने साप्ताहिक हाट बाजार का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में कर्मावृतक दल ने मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों का गाजे बाजे और आतिशबाजी के साथ स्वागत किया। आपको बता दें, कौशल्या साय ने श्री राम और भारत माता के जय घोष के साथ कहा कि साप्ताहिक हाट बाजार के शुरू होने से क्षेत्रवासियों को लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में भी राम राज्य की शुरुआत हो गई है। हर वर्ग को ध्यान में रखकर यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी राम राज्य की कल्पना के साथ उद्घाटन रहा है और मुझे लगता है कि इसकी बहुत ज़रूरत तो थी गांव वालों को अपने सामानों की क्रय विक्रय के लिए, और आवेदन मिला है इसकी सुंदर व्यवस्था के लिए। उसको सयाजी तक पहुंचाएंगे और हम भी प्रयास करेंगे कि इनको समुचित व्यवस्था हम दिला सकें। और इधर राजधानी रायपुर के न्यू बस स्टैंड से पुलिस ने सोने के जेवरात के साथ एक कुरियर बॉय को हिरासत में लिया है। आरोपी के पास से मौजूद 2 बैग से करीब 7 किलो सोने के जेवर बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि युवक बस के जरिए जेवरात रायपुर से मुंबई लेकर जाने की तैयारी में था। जब्त सोने की कीमत करीब 4 करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही है। पुलिस आरोपी को कुरियर बॉय से पूछताछ लगातार जारी है। तो आप देख सकते हैं 4 करोड़ से ज्यादा का सोना जब्त किया गया है। यहाँ पर राजधानी रायपुर में कुरियर बॉय को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आरोपी कुरियर बॉय से लगातार पूछताछ कर रही है। तो ये तस्वीरें भी देख सकते हैं आप, जहां पर एक कुरियर बॉय रायपुर से मुंबई सोना लेकर जाने वाला था, जिसे पुलिस ने यहाँ पर जब्त कर लिया है। साथ ही कुरियर बॉय को भी यहाँ पर अपनी गिरफ्त में ले लिया है। तो जब्त जेवर की कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए यहाँ पर आंकी जा रही है। आरोपी कुरियर बॉय को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आगे ज्यादा अपडेट्स के लिए देखते रहिए NH24/7। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।